दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत आईएएस का टेस्ट नंबर 4 का पार्ट दूसरा देखेंगे। कल एक पार्ट देख चुके थे, लगभग 52-53 क्वेश्चन। उसके आगे हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग किया गया? तो किस प्रणाली का प्रयोग किया गया है? आनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम सुरक्षा कोष प्रणाली, स्थिर विनियमन दर प्रणाली, पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली। तो कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया गया है? इसमें किया गया है न्यूनतम सुरक्षा कोष प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अगला है 54वां नंबर, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है? निर्यात में वृद्धि, घरेलू उद्योगों को सुरक्षा, मुद्रास्फीति में कमी। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अगला है 55वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है? इसमें पूछा है कौन सी मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो मुद्रा और साख की मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण, आर्थिक विकास और स्थिरता में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, राजकोषीय घाटे में कमी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय घाटे में कमी। यही नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही होगा। अगला है 56वां नंबर, क्वेश्चन क्या कहता है? इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। अगला है 57वां नंबर क्वेश्चन है। 57वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है पद, दूसरी तरफ दिया हुआ है व्याख्या। तो सबसे पहले है सकल राजकोषीय घाटा, किसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार की कुल आय और व्यय का अंतर। राजकोषीय घाटा, कुल वित्तीय राजस्व प्राप्ति की तुलना में कुल राजस्व व्यय का अंतर। प्राथमिक घाटा, सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज की अदायगी को घटाने से प्राप्त होता है। इसमें से पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है और दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। अगला देखते हैं 58वां नंबर क्वेश्चन। 58वां नंबर क्या कहता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह किसी देश की आंतरिक संरचनाओं में विदेशी संपत्तियों का निवेश है। इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी को भी सम्मिलित किया जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें 58वां में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला सही है केवल। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण, समुद्री जल जीवन, धारणीय विकास, वैश्विक तापन। तो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है ये संबंधित है, धारणीय विकास से संबंधित है। अगला है, सरकार द्वारा राजस्व घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? विदेशी ऋणों का भुगतान करना, वेतन एवं पेंशन में भारी कमी, घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश। इसमें पूछा है पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। फिर आते हैं 61वें नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश मुद्रा को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त करता है? वह मुद्रा जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक होता है, वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, वह मुद्रा जो आर्थिक रूप से स्थिर और राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है, वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके व्यर्थ मूल्य के बराबर है, इसमें पूछा है कौन सा उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, सेन सूचकांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
सेन सूचकांक निर्धनता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 63वां नंबर क्या कहता है, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया, बी.एस. मिन्हास की अध्यक्षता में किया गया है, बी.एस. मिन्हास। अगला है 64वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अर्थव्यवस्था का तृतीयक गतिविधियों से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की तृतीयक गतिविधियों से संबंधित है, तो कौन सा संबंधित है, परिवहन, भंडारण, संचारण, डेयरी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा ये तृतीयक गतिविधियों से संबंधित है। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संस्था दिया हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। मिलाते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये जो हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना ये 1982 में। उसके बाद राष्ट्रीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है, औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। फिर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में। फिर राष्ट्रीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी की स्थापना 1988 में। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 66वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रयास प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार हेतु प्रभावी होते हैं। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन, निर्यात शुल्क का अधिरोपण, विदेशी ऋण एवं सहायता, आयात सब्सिडी। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी जी थे। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है यूपीपीसीएस और आरओ में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने गरीबी के निर्धारण हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पृथक पृथक कैलोरी उपयोग को आधार बनाए जाने की संस्तुति की है। तो किसने की है, यह है वाई के अलग समिति द्वारा किया गया है। पृथक पृथक कैलोरी उपभोग को आधार बनाए जाने की संस्तुति की है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अल्पकालिक विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। अल्पकालीन विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, राष्ट्रीय आय में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का अधिक योगदान, ऑप्शन नंबर ए, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले निम्न स्तर, प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात पर बल, औद्योगिक पिछड़ापन, आधारभूत संरचना का निम्न स्तर। अगला है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना हेतु किया जाता है। तो गिनी गुणांक जो है ये आय विषमता की गणना हेतु किया जाता है। अगला 71वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। तो बॉम्बे प्लान 1944 में, जन योजना 1945 में, सर्वोदय योजना 1950 में, गांधीवादी योजना की बात कर लेते हैं तो यह 1954 में नहीं है, 1944 में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजी खाते के घटक हैं। कौन पूंजी खाते के घटक हैं, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, पोर्टफोलियो निवेश, इक्विटी पूंजी। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां नंबर क्या कहता है, गुरुपद स्वामी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो गुरुपद स्वामी की बात कर लेते हैं, तो ये बाल श्रम से संबंधित है। गुरुपद स्वामी समिति बाल श्रम से संबंधित है। अगला है 74वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यह बेरोजगारी मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। यह व्यापार चक्र से संबंधित होता है। यह व्यापार चक्र के उस चरण में उत्पन्न होता है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी की स्थिति आती है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। उपयुक्त विशेषताएं बेरोजगारी के निम्नलिखित में किस प्रकार से संबंधित है? तो किस प्रकार की बेरोजगारी संबंधित है? ये चक्रीय बेरोजगारी से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर की कमी का परिणाम है? बैंक दर की कमी का परिणाम कौन है? तरलता में वृद्धि। तरलता में वृद्धि बैंक दर में कमी का परिणाम है। उसके बाद आते हैं हम लोग 76वें नंबर क्वेश्चन में। 76वें नंबर पे आते हैं, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अभिलेख न्यायालय है। इसका रेट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में विस्तृत है। यह राज्यपाल द्वारा किसी संवैधानिक विषय पर मांगी गई सलाह देने के लिए बाध्य है। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। 77वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन आयोग के कार्यों में सम्मिलित है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना, संसद सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह देना। ऑप्शन पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा सही है। 78वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में स्थानों को 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ये 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में उल्लिखित अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में उल्लिखित अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ दी हुई है, एक तरफ आशय दिया हुआ है। तो पहला है प्रविलंबन दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उनकी मात्रा में कमी। विराम मूल रूप से दिए गए दंड का विशेष परिस्थिति में कम करना। परिहार विधि द्वारा निर्धारित दंड की अस्थायी रूप से टालना। लघुकरण दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे कम करना। इसमें पूछा है कौन सा सही है? पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 80वां का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 81वें नंबर पे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ ही आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो किसके लिए अनिवार्य है? संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित विधेयकों के लिए अनिवार्य है, संशोधन के लिए अनिवार्य है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के स्वरूप का उल्लेख है? शपथ एवं प्रतिज्ञान के स्वरूप का उल्लेख है। तो तीसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में शपथ 3 वर्ड आ रहा है ना, तो तीसरी अनुसूची। ठीक, शपथ 3 वर्ड आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तो शपथ तीसरी अनुसूची में है। ठीक, अगला है, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सही नहीं है पूछा है। तो पहला है, यह संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संविधान तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसे अपने निर्णय के पुनर्वलोकन का अधिकार है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों में अंतिम व्यवस्थापक है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इसके द्वारा की गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है यही नहीं सही है, बाकी सभी सही है, पहला दूसरा तीसरा। अगला है, विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक अपने पास रोक सकती है? तो कितनी अवधि तक रोक सकती है? 4 माह तक। 4 माह तक रोक सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन
द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा बाध्यकारी बना दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी जो है 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा बाध्यकारी बना दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान सशक्त केंद्र की स्थापना करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, राज्यों का अस्तित्व संसद पर निर्भर, आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चारों सही है। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस खंड के अंतर्गत गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं और वाहक पशुओं के वध पर निषेध किया गया है? वाहक पशुओं के वध पर निषेध किया गया है, तो किसमें किया गया है? डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी में। अगला है, महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह राष्ट्रपति की वैधानिक विषयों पर सलाह देता है, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसे कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है, इसे संसद की समिति में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है। 89वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष उस टाइम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं, तो ये संघीय संविधान समिति के सदस्य थे, संघीय संविधान के। और राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल की बात कर लेते हैं, तो वल्लभ भाई पटेल जो है ये प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य थे, प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य, और जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के सदस्य। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो है ये प्रक्रिया नियम समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे प्रक्रिया नियम समिति के, नियमित समिति के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 91वां नंबर, विधान परिषद की बैठकों के लिए निर्धारित की गई गणपूर्ति निम्नलिखित में से कितनी है? कम से कम 10 सदस्य, कुल सदस्यों का दसम जो भी अधिक हो, कम से कम 20 सदस्य, कुल सदस्यों का दसम जो भी अधिक हो, कम से कम 10 सदस्य, कुल सदस्यों का दसम जो भी न्यून हो, कम से कम 20 सदस्य, कुल सदस्यों का दसम जो न्यून हो। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, कम से कम 10 सदस्य, कुल सदस्यों का दसम जो अधिकतम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कोड दिया हुआ है, इसमें से कोड दिया हुआ है। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ अनुबंध है, एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ अनुबंध है, ठीक। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। अनुच्छेद 249 जो है ये राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, और अनुच्छेद 249 है। फिर अनुच्छेद क्या नाम है 250 जो है, अनुच्छेद 250 जो है ये आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 252 जो है ये 2 या 2 से अधिक राज्यों की समझ से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 253 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93वां नंबर, विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के पात्र हैं? दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, अनुसूचित जनजातियों के सदस्य, वे व्यक्ति जिनकी आय 2 लाख से कम है। 1 2 सही है, 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 तीनों सही है, चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, चौथा गलत है।
अगला है, संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित उपबंध किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? वह है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 110 की बात कर लेते हैं, जिसमें धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 114 की बात कर लेते हैं, तो ये विनियोग विधेयक से संबंधित है। विनियोग विधेयक से संबंधित है, ठीक। और अनुच्छेद 116 की बात कर लेते हैं, तो लेखा अनुदान से संबंधित है। लेखा अनुदान से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95वां नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जाता है? किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जाता है? राज्य विधानमंडल की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, कदाचार एवं अनियमितता के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा, कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला है 96वां नंबर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में, संसद में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। तो ये जो है ये संसद में निहित है, संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 97वां नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों में से क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए, सबसे पहले राजनीतिक न्याय, उसके पहले स्वतंत्रता की उपासना, उसके बाद अवसर की समता, उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98वां नंबर, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो किस पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जाती है, मुख्य चुनाव आयुक्त की जाती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक। 99वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधियों को मनोनीत करने की अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है, समाप्त कर दिया गया आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक। और 102वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से, ठीक। 101वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, जीएसटी से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, तो कमजोर वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100वां नंबर क्या कहता है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। इसके सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। इसमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसके सदस्य प्राक्कलन समिति में चुने जाते हैं। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और चौथा सही है। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन को देखा। 50 क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट में देख चुके हम लोग। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग को सारा पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।